अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब ये तो जानते ही होंगे कि हमारी कायनात में बहुत ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं, जिनमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी शामिल है। एक अंदाजे के मुताबिक हमारी गैलेक्सी में 40,000 करोड़ स्टार्स मौजूद हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कुछ स्टार्स हमारे सूरज के बहुत ज्यादा नजदीक हैं। हमारे सूरज के सबसे ज्यादा नजदीक स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी है, जो सूरज से 4.2 लाइट ईयर्स दूर है। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि असल में प्रोक्सिमा सेंटोरी अल्फा सेंटोरी नाम का एक ट्रिपल स्टार सिस्टम का हिस्सा है। इसके पहले स्टार का नाम रिगल कैंटोरस है, जबकि दूसरे स्टार का नाम टोलीमन है। आप जरा इमेजिन करें, अगर इन स्टार्स पर जमीन जैसा कोई प्लेनेट हुआ तो क्या वहाँ पर लाइफ मौजूद हो सकती है? तो इफ टीवी के दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हाल ही में की गई रिसर्च और ऑब्जर्वेशन के मुताबिक अल्फा सेंटोरी में जमीन के जैसा प्लेनेट इमेजिन करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। वैसे तो हम अपने यूनिवर्स में बहुत ज्यादा अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट्स ढूंढ चुके हैं, लेकिन कोई एक्सोप्लैनेट हम इंसानों के रहने के काबिल है या नहीं, इसके बारे में डिटेल से जानना हमारी टेक्नोलॉजी के हिसाब से अभी नामुमकिन है। लेकिन स्विट्जरलैंड की एत्सूरिक यूनिवर्सिटी के प्लानिटरी साइंटिस्ट ने एस्ट्रोनॉमर्स की एक इंटरनेशनल टीम के साथ मिलकर अल्फा सेंटोरी में मौजूद स्टार के चारों तरफ घूमने वाले अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट्स की केमिकल कंपोजिशन को इमेजिन किया है। हमारे करीबी स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी, जिसे अल्फा सेंटोरी सी भी कहते हैं, इसके बारे में तो आप ऑलरेडी बहुत कुछ जानते होंगे। इसी वजह से इस स्टडी के सेंटर में रिगल कैंटोरस और टोलीमन को रखा गया है। इफ टीवी के दोस्तों, इस प्लेनेट के बारे में जानने से पहले आपको अल्फा सेंटोरी ट्रिपल स्टार के बारे में कुछ जान लेना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अल्फा सेंटोरी ट्रिपल स्टार सिस्टम में 3 सूरज है। अल्फा सेंटोरी ए यानी कि रिगल कैंटोरस, अल्फा सेंटोरी बी यानी कि टोलीमन और अल्फा सेंटोरी सी यानी कि प्रोक्सिमा सेंटोरी। रिगल कैंटोरस और टोलीमन एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ 11.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर हैं। इनका ऑर्बिटल पीरियड सिर्फ और सिर्फ 79 इयर्स का है और ये दोनों मिलकर एक बाइनरी स्टार सिस्टम बनाते हैं, जिसे हम अल्फा सेंटोरी ए भी कहते हैं। ये दोनों स्टार्स हमारे सूरज के साइज के ही हैं, जबकि प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो सूरज के सबसे ज्यादा नजदीक वाला स्टार है, वो एक रेड ड्वार्फ स्टार है जो आसमान में बहुत मुश्किल से नजर आता है। प्रोक्सिमा सेंटोरी और अल्फा सेंटोरी ए बी के दरमियान 13,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का फासला मौजूद है। ये हमारे सूरज और नेपच्यून के दरमियान मौजूद दूरी से भी 430 गुना ज्यादा है। ये अल्फा सेंटोरी ए बी से कुछ ज्यादा ही दूर है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट का हाइपोथेटिकल प्लेनेट प्रोक्सिमा सेंटोरी को नहीं, बल्कि बाइनरी स्टार रिगल कैंटोरस और टोलीमन को ही ऑर्बिट करने वाला है, जो जमीन के साइज का एक रॉकी प्लेनेट होगा। ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद होगा। इस स्टडी में उस हाइपोथेटिकल प्लेनेट की लोकेशन को इमेजिन करते हुए हम उसकी कंपोजिशन और उसके इंटीरियर के बारे में जानेंगे, क्योंकि अगर हम किसी भी प्लेनेट की हिस्ट्री और वक्त के साथ साथ उसकी एवेल्युएशन और वहाँ की लाइफ की कंडीशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो फिर हमें इन सब फैक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। आइए सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिशन की। हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद रॉकी प्लेनेट और दूसरे सोलर सिस्टम में ढूंढे गए एक्सोप्लैनेट से हमें ये पता चलता है कि रॉकी प्लैनेट्स की मिनरल कंपोजिशन काफी हद तक उनके होस्ट स्टार से मिलती जुलती है, क्योंकि वो दोनों एक ही सोलर नेबुला से बने होते हैं। अल्फा सेंटोरी हमारी जमीन के बहुत ज्यादा नजदीक है, जिसकी वजह से हम इसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर ये सब होता कैसे है? स्टार के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर इसी लाइट को एमिट करते हैं। जब ये लाइट हमारी जमीन पर आती है तो उसका स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया जाता है, जिसकी वजह से अलग अलग एलिमेंट्स स्पेक्ट्रम पर अलग अलग पैटर्न शो करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अल्फा सेंटोरी से आने वाली लाइट के स्पेक्ट्रम से हमें पता चलता है कि इसमें सिलिकॉन, मैग्नीशियम और आयरन मौजूद है और इसके साथ ही ऑक्सीजन और कार्बन भी मौजूद है। ये प्लेनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद होगा, जिसकी वजह से यहाँ ना तो ज्यादा गर्मी होगी और ना ही ज्यादा सर्दी होगी। यहाँ पर लिक्विड वाटर की पॉसिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा होंगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस रॉकी एक्सोप्लैनेट की मिनरल कंपोजिशन कुछ हद तक हमारी जमीन के जैसी ही होगी। इसकी मेंटल बिल्कुल जमीन की तरह होगी।
जिसकी वजह से यहाँ पर समंदर भी होंगे और यहाँ की जमीन में सिलिकेट मिनरल्स भी बिल्कुल जमीन की तरह ही होंगे। यहाँ पर कार्बन की वजह से ग्राफाइट और डायमंड्स भी मौजूद होंगे, लेकिन इसकी कोर जमीन की कोर से थोड़ी बड़ी होगी। यहाँ पर जमीन की तरह जियोलॉजिकल एक्टिविटीज और टेक्टोनिक प्लेट्स का हिलना भी कोई आम बात नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लेनेट हमारी जमीन और वीनस का मिक्सचर है। बस यही वजह है कि हम ये वाज़े तौर पर नहीं कह सकते कि हम यहाँ पर लाइफ गुजार सकते हैं या फिर नहीं। अब आपको सरफेस कंपोजिशन तो अच्छे से समझ आ गई होगी। यहाँ पर एक सवाल आता है, इसका एटमॉस्फेयर कैसा होगा? हेइंग साइंटिस्ट और इसकी टीम ने ये अंदाजा लगाया है कि हमारे हाइपोथेटिकल प्लेनेट का एटमॉस्फेयर स्टार्टिंग में बिल्कुल हमारी जमीन के जैसा ही होगा। अब यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ एर्कियन योन की। जब हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर मीथेन और कार्बन का था तो इसमें ऑक्सीजन बहुत तेजी से बढ़ रही थी। इसके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स भी मौजूद हो सकते हैं। एर्कियन योन की जमीन कैसी हुआ करती थी? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर इसके अर्ली ईयर में इसके एटमॉस्फेरिक कंडीशन हमारी जमीन की तरह थी तो फिर हो सकता है कि फ्यूचर भी हमारी जमीन की तरह ही हो। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अल्फा सेंटोरी AB बाइनरी स्टार जमीन से करीब 200 करोड़ साल पुराने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वहाँ पर हमारे हाइपोथेटिकल एक्सोप्लैनेट जैसा कोई प्लेनेट हुआ तो अब तक उसमें लाइफ की कंडीशन डेवलप हो चुकी होंगी। और ये भी हो सकता है कि हम इंसानों जैसी कोई एडवांस सिविलाइजेशन भी हो, और हो सकता है कि वो भी इस वक्त यही सोच रहे हों कि हमारे करीबी स्टार में कोई ऐसा एक्सोप्लैनेट होगा जहाँ लोग रहते हों। यहाँ पर एक सवाल आता है, अगर हम ये एज्यूम कर लें कि यूनिवर्स में हर प्लेनेट पर लाइफ पॉसिबल है और वहाँ पर एडवांस स्पीशीज भी रहते हैं, तो क्या ये स्पीशीज भी हमारी तरह अपने प्लेनेट को छोड़कर किसी और प्लेनेट पर जाने का सोच रहे होंगे? क्या इन्हें भी कोई खतरा है कि फ्यूचर में इनका प्लेनेट तबाह हो जाएगा और उनका नामो निशान ही मिट जाएगा? फॉर एग्जाम्पल मार्स को ही देख ले। हम ये मान लेते हैं कि फ्यूचर में हमारी जमीन पर कोई एस्ट्रॉयड गिरेगा जिसकी वजह से हम सब मार्स पर जाएंगे। तो क्या ऐसा एस्ट्रॉयड मार्स पर नहीं गिरेगा, या फिर वहाँ जाने के बाद हमें एस्ट्रॉयड से बचने की कोई पार मिल जाएगी? हमारी जमीन पर फ्यूचर में कौन कौन से खतरे आएंगे, ये सब कुछ हमने यहाँ पर रहने के बाद ही सीखा है। हो सकता है कि मार्स पर जाने के बाद वहाँ पर भी एस्ट्रॉयड गिरने लगे। अगर हमारे हाइपोथेटिकल एक्सोप्लैनेट पर इंसानों जैसी कोई सिविलाइजेशन रहती हुई तो वो हमेशा से ही हमारी जमीन पर या फिर हमारे सोलर सिस्टम के किसी प्लेनेट पर रहने का सोच रहे होंगे। अगर हमारे हाइपोथेटिकल एक्सोप्लैनेट पर इंसानों जैसी कोई सिविलाइजेशन रहती हुई तो वो हमेशा से ही हमारी जमीन पर या फिर हमारे सोलर सिस्टम के किसी प्लेनेट पर रहने का सोच रहे होंगे और हम उनके प्लेनेट को फ्यूचर होम बनाने के ख्वाब देख रहे हैं। लेकिन क्या हम रियलिटी में ऐसे किसी एक्सोप्लैनेट को ढूंढ पाएंगे? इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन एक्सोप्लैनेट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी मुसलसल एडवांस हो रही है और हम हर गुजरते दिन के साथ यूनिवर्स में न्यू एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढ रहे हैं। और ये भी पॉसिबल हो सकता है कि हम फ्यूचर में अपने आसपास के नहीं बल्कि अदर सोलर सिस्टम में मौजूद एक्सोप्लैनेट्स को भी ढूंढ सकेंगे। आइए अब बात करते हैं अल्फा सेंटोरी, रिजल, केंटोरस और टॉलिमन की। हम इनको ऑर्बिट करने वाले एक्सोप्लैनेट को उस वक्त ढूंढ सकते हैं जब ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर हुए। तो कुछ टाइम पहले हम रिगल केंटोरस को ऑर्बिट करने वाले एक एक्सोप्लैनेट को ढूंढ चुके हैं जो हमारी जमीन से 7 गुना ज्यादा बड़ा है। अगर हम यहाँ पर अपनी जमीन के साइज के एक्सोप्लैनेट ढूंढना चाहते हैं तो फिर हमें उस दिन का इंतजार करना होगा जब ये दोनों स्टार्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पर हुए। इससे इनकी ब्राइटनेस इतनी ज्यादा इंटेंस नहीं होगी जिसकी वजह से हम इनके गिर्द स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को भी देख पाते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि इस मौके के लिए हमें 2035 का इंतजार करना होगा। यही वो मौका होगा जब हम अपने हाइपोथेटिकल प्लेनेट के होने या फिर ना होने का रियलिटी फैक्ट चेक करेंगे। अगर फ्यूचर में हमें किसी सोलर सिस्टम में जमीन के जैसा कोई हैबिटेबल प्लेनेट मिल गया और हमारे पास उन प्लेनेट्स पर जाने की टेक्नोलॉजी भी मौजूद हुई, तो क्या आप अपनी जमीन को छोड़कर उस प्लेनेट पर जाना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।